My dear learners, we are talking about the formation of fold mountain from the marking scheme. Okay, this has come in 2019. ये क्वेश्चन आपके पास 2019 में आया था. So let's talk about it कि आपके पास एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, या इस आंसर में आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए. So let's talk about it. Yes, Shafi, can you please read बेटे? जी बेटा, please read. 225 million years ago, India and Pakistan formed a large island separated from Asia by the Thames Ocean. Thais Ocean बेटे, Thais Ocean, yes. Thais Ocean. About 50 to 40 million years ago, northward drift of the Indian continental plate became slower, indicating the start of the collision between the Eurasian and Indian continental plates, which resulted in a Himalayan uplift. The Eurasian plate was partly crumpled and pushed up above the Indian plate, but because both plates have similar densities, neither plate was subducted. Therefore, the continental crust became thicker due to folding by compression and was forced up to form the Himalayas and the Tibetan Plateau. The Himalayas are still rising by more than 1 centimeter per year due to the continued northward movement of the Indian plate towards northwards into Asia. However, weathering and erosion at the Himalayas at about the same rate as uplift is taking place. Okay, have you all understood, my dear learners? ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपके पास फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती हैं. समझ आ रही है मेरे बच्चों? ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अब बेटे ये सवाल भी बहुत आता है कि पाकिस्तान किन प्लेट्स के दरमियान मौजूद है. तो पाकिस्तान इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दरमियान मौजूद है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ये पाकिस्तान है और ये कौन सी प्लेट्स है? यूरेशियन प्लेट्स एंड इंडियन प्लेट्स. ऑलराइट, ऑलराइट, आगे बात कर लेते हैं. अब विद इन दिस टॉपिक बेटे हमारे पास ग्लेशियल फॉर्मेशन का टॉपिक, ठीक है. अब माउंटेन फॉर्मेशन हो गई, अर्थक्वेक्स हो गए और ग्लेशियल फॉर्मेशन, ये तीनों ही टॉपिक्स आपकी बुक के अंदर मौजूद है चैप्टर 1 में. और ये अभी तीनों टॉपिक्स मैं अभी आपको बुक से ही पढ़ाने वाली, ठीक है. फोल्ड माउंटेन हम एक दफा बुक से भी पढ़ लेते हैं. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बुक नजर आ रही है आपको? इज इट विजिबल टू यू ऑल बेटा? प्लीज मुझे बताइए. यस मैम. चले भाई, अब ये जो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन बता रही हूँ ना, एक दफा बुक से भी रीड कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन का टॉपिक, ग्लेशियर्स का टॉपिक, अर्थक्वेक्स का टॉपिक, ये हमारी बुक में भी गिवन है. ठीक है, तो हम ये बुक से पढ़ लेते हैं अभी. I'm just coming to that page. Yes. Yes. This is plate tectonic theory जो अभी अभी हमने पढ़ी है. तो अब हम इसको बुक से एक दफा रीड करते हैं. Yes, Muniza, can you read about mountain building processes, origin and the formation of fold mountains? ठीक है, ये है आपके पास बुक का पेज और बुक के अंदर जो है हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है. ठीक है, yes, please read. Plate tectonic theory. The word tectonics come from the Greek word tekton, meaning builder. The theory suggests that the surface of the Earth is made up of rigid plates of lithosphere, the Earth's crust, which float on a more mobile asthenosphere, soft layer of mantle, which is about 35 kilometers below the Earth's crust. Owing to the movement in the asthenosphere, the plates are in constant motion. This explains many of the major processes of Earth, such as drifting of the continents, mountain building, earthquakes, and volcanic activity. अच्छा वेट, यू नीड टू रिमेम्बर बेटे कि जब भी प्लेट्स मूव करती हैं, आपको मैंने बताया 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. एक पुश करती हैं, एक पुल करती हैं और एक स्लाइड करती हैं. जो पुश करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट. जो पुल करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट. जो स्लाइड करती है उनको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म. प्लेट चाहे कोई भी हो बेटा, लेकिन आपके पास 3 चीजें होती हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं. या तो माउंटेन फॉर्मेशन होगी, या तो अर्थक्वेक आएगा,
राइट, या तो वॉल्केनिक इरप्शन होगी। ये भी आपके पास पेपर में आ चुका है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो होता क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीन तीन चीजों में से कोई एक चीज होती है। गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं। जी बेटा प्लीज रीड यहाँ से। अ माउंटेन। A mountain is an area of high ground which is higher over 100 meters than a hill. A group of mountains is called a range. It takes millions of years for mountains to be formed. The process is going on continuously. A section of the Earth's crust are thrust, folded, broken, pushing up rocks to make new mountains. To the north and northwest and west of Pakistan, there lie three ranges of mountains. There are four mountains. Before the formation of these mountains, the land was occupied by a long, narrow, shallow sea known as the Sea of Thais. The mountain building would appear to have resulted from the movement of the Earth's plates, which led to the squeezing and folding, ultimately the elevation of different layers of sediments from the sea. The sedimentary layers are compressed of mainly sandstone, but in some parts of the shallow sea, the shells and the bones of sea animals accumulated to form the layers of limestone. The figure during the mountain building process, the Earth's crust weakened due to the great strains and pressures, and this occasionally resulted in earthquakes. However, volcanoes, which are normally associated with young cold mountains, were strangely absent in Himalayas. Since the mountain building era in the Earth's history, the forces of rain, wind, ice have been wearing away the exposed rocks of these mountains. The rivers coming from them have deposited large amounts of sediment in the plain areas. At certain places, the sediment is estimated to be around 2,000 meters deep. Yes, please read. Earthquake. When the earth jolted northern Pakistan. अच्छा Earthquakes are one. Now, along with the four mountains, my dear learners, earthquake भी हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो अभी हम अर्थक्वेक और ग्लेशियल फॉर्मेशन के दोनों टॉपिक्स हम बुक से कवर कर। तो बेटे अर्थक्वेक मैंने आपको बताया कि जब माउंटेन बनती है तो या तो अर्थक्वेक आता है, या तो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, या तो फोल्ड माउंटेन बनती है। हमने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सब जानते हो अर्थक्वेक में होता क्या है। अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए, फिर हम अर्थक्वेक के बारे में बुक से पढ़ेंगे। बेटे अर्थक्वेक के बारे में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेटे जब भी जलजला आता है तो आपके पास उसका कोई ना कोई फोकस यानी उसका कोई ना कोई मरकज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कोई ना कोई पॉइंट होता है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं टकराती हैं। तो जहां पर अर्थक्वेक रियल में आता है उसका जो मरकज होता है वो फोकस कहलाता है। फोकस के ऊपर जितना भी अफेक्टेड एरिया होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो रिएक्टर स्केल पे उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करता है उसको सेसमोमीटर कहते हैं। राइट? वो कौन से फैक्टर्स है जो अर्थक्वेक को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला कि उसकी लोकेशन कौन सी है, अर्थक्वेक कितनी देर के लिए आ रहा है, वो जगह कौन सी है, क्या वो डेजर्ट है, क्या वो प्लेन है, क्या वो माउंटेन एरिया है, कौन सा एरिया है, उसके आफ्टर शॉक्स कितने आते हैं, वहां पे कितने लोग रहते हैं। बात समझ आ रही है? ये वो फैक्टर्स हैं जो अर्थक्वेक को अफेक्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पता होना चाहिए फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, सेसमोमीटर क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थक्वेक को अफेक्ट करते हैं। समझ आ रही है बात? अब रेक्टर स्केल बेटी वो खास किस्म का स्केल है। मजे की बात है कि इसकी स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा स्पेलिंग कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। ये रिक्टर स्केल पढ़ा नहीं जाता, ये रेक्टर स्केल पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी हम रिक्टर स्केल की तरह लिखते हैं। देखो अगर 0 to 2 मैग्नीट्यूड होगा तो लोग उसको फील नहीं कर सकेंगे, 2 to 3 होगा तो लोग उसको फील कर पाएंगे, 3 to 4 होगा तो सीलिंग्स के जो फैन है वो हिलने लगेंगे, 4 to 5 होगा तो वॉल्स में क्रैक होगा, 5 to 6 होगा तो फर्नीचर मूव होगा, 6 to 7 होगा तो कुछ बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, जैसे टर्की में जलजला आया था 2023 के अंदर। 7 to 8 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आएगा तो बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। 8 एंड अबव होगा तो टोटल डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अब अर्थक्वेक के हवाले से यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू फ्यू थिंग्स। ठीक है, अब अर्थक्वेक के कॉजेज क्या है हमें पता है। कॉज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी अकर मोस्टली ऑन डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव प्लेट्स। यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स कौन सी होती हैं, जो पुश करती हैं या पुल करती हैं, जरा बताओ। डिस्ट्रक्टिव में प्लेट्स पुश करती हैं या पुल करती हैं, जल्दी से बताओ। मैम पुश। पुश। डिस्ट्रक्टिव का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जेंट। एक्सीलेंट बेटे, डिस्ट्रक्टिव का दूसरा नाम है कन्वर्जेंट, राइट। कंजर्वेटिव का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव। नहीं, कंजर्वेटिव का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्म, स्लाइडिंग वाला है ये। गॉट इट? तो ज्यादा खतरनाक जलजले डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव में आते हैं। ठीक है, चलो हम कमिंग टू बैक टू द बुक। ओके जी, अब हम बात करते हैं फ्रॉम अर्थक्वेक्स फ्रॉम द बुक। हम देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। so we are going to read about this from the book. Yes bete, Moiza, please read bete. When the earth jolted northern Pakistan, please read. Earthquakes are one of the most dangerous and destructive form of natural hazards. They strike with sudden impact and little warning. They may occur at any time of the day or any day of the year. An earthquake can devastate an entire city or region of hundreds of square kilometers. They can reduce buildings to pile of rubble in seconds, killing and injuring the inhabitants. How earthquakes are caused. The movement of massive land areas called the plates on the Earth's crust cause earthquakes. Often covering areas larger than continents, these plates are in constant state of motion. As the plates move, stresses form and accumulate until a fracture or abstract slippage occurs. This sudden releases a stress. Yes, please continue. Called an earthquake. On October 8, 2005, a massive ये earthquake एग्जांपल्स struck बहुत the इंपॉर्टेंट India. है बेटा। देखो, आपके पास 6 और 8 मार्क्स के लिए आपको स्टैटिस्टिकल डिटेल्स और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, तो अब तक मैं 6 मार्क्स पर आई हूँ, 8 मार्क्स के लिए तो मैं आपको सर्टेन डेवलपमेंट याद करवानी है मुझे। सही है, प्लीज कंटिन्यू। On 8 October 2005, a massive earthquake struck the India-Pakistan border with a magnitude of 6.8 on the Richter scale, causing massive damage throughout northern areas of Pakistan, including Kashmir. Northern Pakistan, including Kashmir, lies in an area of collision of Eurasian and Indian tectonic plates. The earthquake caused widespread destruction to this region, as well as damage in Afghanistan and northern India. The worst hit areas were Pakistan administrated Kashmir, Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa, and the western and southern Pakistan's of Kashmir Valley in the Indian administrated Kashmir. It also affected some parts of Pakistani province of Punjab, and the city of Karachi experienced a minor aftershock of magnitude 4.6. Since then, there had been many secondary earthquakes in the region, mainly to the northwest of the original epicenter. आगे चलते हैं। सॉरी जी, प्लीज कंटिन्यू। फिजिकल एनवायरनमेंट। अब अर्थक्वेक को कैसे होता है, अर्थक्वेक से क्या डिस्ट्रक्शन हुई, किस तरह से 2005 में खतरनाक जलजिला आया, उसने कितनी तबाही मचाई, कैसे यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में टकराई और उनके टकराने की वजह से खतरनाक जलजिला आया। अब बेसिकली हम बात करते हैं बेटे कि अर्थक्वेक जब आता है तो उसके साथ वो और भी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, क्लाइमेट चेंज होता है, रेनफॉल, स्नोफॉल, डस्ट स्टॉर्म्स, राइट, सॉइल कंटेमिनेशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। यानी आप ये कह सकते हो बेटे कि हर लिहाज से जो होती है प्रॉब्लम्स आपकी तरफ, मतलब इट सराउंड्स, मतलब देयर आर सो मल्टीपल प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस ड्यू टू अर्थक्वेक, राइट। तो अर्थक्वेक बेटे जब आता है तो वो अपने इर्द गिर्द तमाम सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज होता है। ह्यूमंस की लाइफ किस तरीके से डैमेज होती है, सबसे बड़ी बात, भाई आप किसी घर में रह रहे हो, वो घर टूट जाए, वो घर गिर जाए, ना अल्लाह ना करे, तो उस घर में जो मौजूद लोग हैं वो भी तो मर जाएंगे ना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम आजकल देख रहे हैं फलस्तीन इसराइल की जंग चल रही है, तो जब इसराइल फलस्तीन के ऊपर बॉम्ब गिराता है तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो क्या सिर्फ बिल्डिंग गिरती है? नहीं, उसमें लोग होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, वो भी मर जाते हैं।
इसी तरीके से जब अर्थक्वेक की वजह से जब घर टूटते हैं तो उन लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, बीमारियां आप बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स भी आ सकता है कि हाउ द ह्यूमन एनवायरनमेंट इज डैमेज बाय अर्थक्वेक, व्हाट आर द प्रॉब्लम व्हिच अराइज ड्यू टू अर्थक्वेक, एक्सप्लेन व्हाई व्हिच प्रॉब्लम्स आर caused by earthquake. This is how the question can come as well. ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो कि अर्थक्वेक से कितनी डेथ्स होती है और फिर अर्थक्वेक का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है, इससे भी आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यस प्लीज रीड मनीषा। Most of the earthquakes-related deaths are caused by collapse of the structures. It has been estimated that collapse of more than 60% buildings were responsible for the majority of deaths and injuries in earthquake areas. The city of Balakot was almost completely wiped up. Thousands of people died in Rawalakot, Girahi, Habibullah, and Muzaffarabad near epicenter. The infrastructure such as road, bridges, electricity and telephone lines, hospitals and schools were damaged severely, causing problems for survivors. The Karakoram highway was blocked at several points, hindering the relief efforts due to extremely cold weather followed by earthquake and hindrance in relief efforts. Many diseases spread, leading to more deaths. Many people who lost their homes migrated to lowland areas to live in the government relief camps. The earthquake survivors suffered economic and emotional losses, leading to many social problems. कि अब हम बात करते हैं बेटी अर्थक्वेक का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत आसान, आपको पता है बेटी, जब बिल्डिंग्स ही नहीं रहेंगी तो लोग ऑफिसेस कैसे जाएंगे? ऑफिसेस तो नहीं जाएंगे, टूरिज्म रुक जाएगा, फॉरेन लोन्स के प्रेशर में हम चले जाएंगे। जाहिर सी बात है जहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है तो लोग मदद के लिए, ऑब्वियसली बात है, हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरफ देखते हैं। ठीक है, रेस्क्यू मेजर्स, इमरजेंसी रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एक्सपेंडिचर्स, इन सब की जरूरत हो। ठीक है, तो प्लीज रीड अबाउट इट मनीषा। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अर्थक्वेक? The earthquakes overburdened Pakistan's economy in many ways. Emergency relief and rescue measures, inhabitation expenditures, halted tourism, inflow of foreign loans, increasing debt burden of Pakistan. However, the inflow of humanitarian assistance reduced the economic burden on Pakistan's financial resources to some extent. Is it clear to everybody, my dear learners? यहाँ से देखो सवाल आ सकते हैं आपके 4 मार्क के, बहुत सारे बन सकते हैं। Explain the effects of earthquakes on the economy. Explain the effects of earthquakes on the human lives, right? How the earthquakes are formed. Okay. Epicenter क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो कौन से फैक्टर्स जिन पे अर्थक्वेक डिपेंड करता है। So there are variety of questions of 4 marks or 3 marks which can come. अब आपके पास पेपर्स में बेटे अर्थक्वेक से सवाल जो आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि उन्होंने एक पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर पूरी एक बिल्डिंग दिखाई हुई है कि वो वजह से टूटी हुई है, और पूछा हुआ है डिस्क्राइब दिस पिक्चर। याद है आपको ये वाला सवाल आया था आपके पास पेपर्स में? तो आपको बताना है कि भाई अर्थक्वेक्स यहाँ पे क्या, कैसे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करें, कैसे उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बस आपको पिक्चर को देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है। इज इट क्लियर? सो वी आर डन विद द अर्थक्वेक टॉपिक। Is there any problem? Have you understood, my dear learners? डन बच्चों, समझ आ रहा है? अर्थक्वेक के टॉपिक के बाद बेटे अब हम बात करेंगे ग्लेशियल फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लेशियल फॉर्मेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये वाला टॉपिक भी आपकी बुक में गिवन है, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं मैम बुक में कहाँ है, बुक में कहाँ है। ये टॉपिक भी बुक में है। सबसे पहले बेटे ये बात करते हैं कि ग्लेशियर कहते किसको है। बेटे ग्लेशियर कहते हैं टफ मास ऑफ आइस को, जब बहुत ज्यादा क्या होती है, बर्फ। बेटे ये जो बर्फ आगे जाके बेसिकली टफ मास ऑफ आइस इज नोन एज ग्लेशियर। पाकिस्तान में कराकोरम रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बलतोरा, बलतोरो, सियाचिन। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कि आपके पास कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। अब बेटे जो ग्लेशियर है बेसिकली, आपको पता है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं आपके पास हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली लो होता है, राइट? लेकिन बेसिकली बेटे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट भी करते हैं। समझ आ रही है बात? अब आपको पता है चेंज ऑफ सीजन है, विंटर की वजह समर सीजन आता है, तो ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करते हैं।
मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को कहते हैं एब्लेशन। क्या कहते हैं? एब्लेशन। प्लीज मेरे साथ बोलो, क्या कहते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को? एब्लेशन। यू नीड टू रिमेम्बर, मेल्टिंग का मतलब एब्लेशन है। अब ग्लेशियर जब मेल्ट करते हैं बेटे, तो होता यह है कि बर्फ जिस पत्थर पे जमी हुई है, वो पत्थर की बेस को अपने साथ जब लेकर मूव करती है, दैट इज नोन एज एब्रेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर लर्नर्स? कि बेटे जब ग्लेशियर्स क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो अपने साथ बर्फ को लेकर, यानी वो पीस ऑफ रॉक जहां पे बर्फ जमी हुई होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपके फ्रीजर के अंदर बर्फ जमती है, आप देखो फ्रीक्वेंटली अम्मी क्या करती है, फ्रीजर को साफ करती हैं, करती हैं, उस एक्स्ट्रा बर्फ को निकालती हैं। तो बेटे जो बर्फ जमी हुई होती है वहां पर, उसको जब कभी कभी वो अम्मी निकाल रही होती है, तो उसके साथ अगर कोई गोश्त का पैकेट या कोई प्याला वो भी साथ निकल आता है। ऐसा होता है ना मुनीजा? तो बेसिकली बेटे जब बर्फ मूव करती है, तो कभी कभी वो क्या करती है, पीसेस ऑफ रॉक को अपने साथ लेकर मूव करती है। इसको कहते हैं एब्रेशन। सही है? तो जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एब्रेशन होता है, या प्लकिंग। और छोटे छोटे पीसेस के ऊपर अगर बर्फ जमी हुई है, तो वो छोटे छोटे पत्थर भी बर्फ के साथ मूव हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम प्लकिंग। ठीक है? तो जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे मूव करता है, तो या तो एब्रेशन या प्लकिंग होती है, फिर वो लोड आगे जाके ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर कहीं जाके वो लोड डिपॉजिट हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली बेटे ये होता है आपके पास एब्रेशन एंड प्लकिंग। ये वो दो प्रोसेसेस हैं ग्लेशियर आपके पास, जब ग्लेशियर मेल्टिंग होती है। सही है? लेट मी जस्ट शो यू द डेफिनेशन ऑफ एब्रेशन एंड प्लकिंग। ये है एब्रेशन एंड प्लकिंग। यस, एनीबडी कैन रीड इट। शाफी आप रीड कर सकते हो कि एब्रेशन और प्लकिंग किसको कहते हैं? प्लीज रीड एब्रेशन। Ice erodes the valley sides and floor by one abrasion, which is the scraping of the surface by rocks frozen into the moving ice. देखो स्क्रैपिंग To यानी pl- स्कूप आउट, यानी जब बर्फ मूव करेगी तो अपने साथ उस जमीन के टुकड़े को भी स्कूप आउट करके ले जाएगी। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? इसको एब्रेशन कहते हैं। फ्लैकिंग कहते हैं बेटे जब छोटे छोटे पत्थरों पे बर्फ जमती है, तो जब बर्फ मूव करती है वो छोटे छोटे पीसेस को भी आगे लेकर मूव कर जाती है। इसको कहते हैं हम प्लकिंग। प्लीज रीड शाफे। Plucking, which is when ice freezes onto rock surfaces and pulls off pieces of blocks of ice when it moves again. ऑलराइट, तो ये है प्रोसेसेस ऑफ। अब ये दो प्रोसेसेस का नाम है। बात समझ आ रही है? ये वो दो प्रोसेसेस हैं जो कि आपके पास क्या कहलाते हैं, जो वो रॉक को तोड़ के सॉरी, ग्लेशियर को जब मूव करते हैं तो जमीन को वो तोड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं। और एब्लेशन कहते हैं मेल्टिंग को, कि जब ग्लेशियर मेल्ट करता है। अब जाहिर सी बात है माय डियर लर्नर्स, कि अगर आपके पास ग्लेशियर टूट रहा है, आपके पास जाहिर सी बात है ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, वो जमीन के टुकड़े को अपने साथ लेकर जा रहा है, तो वो बहुत सारे ग्लेशियल फीचर्स बनाता है। वो कौन कौन से फीचर्स बनाता है? जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि स्नो फील्ड बनाता है, वी शेप वैलीज बनाता है, यू शेप वैलीज बनाता है, स्क्री बनाता है। ये डिफरेंट ग्लेशियल फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। राइट? अब वो कौन कौन से ग्लेशियल फीचर्स होते हैं उनके बारे में भी एक दफा पढ़ लेते हैं। नाउ दीज आर द फीचर्स विच आर फॉर्म। देखो जैसे स्नो फील्ड है, एक ऐसी प्लेन एरिया जहाँ पे हर जगह बर्फ जमी हुई है, उसको आप स्नो फील्ड कहोगे। ठीक है? अब एक ऐसा जमीन जहाँ से रॉक के पीछे टूट के निकल गए हो, वहां पे एक ऐसी स्केप होगी, जो लैंडस्केप होगा, जो सेरेटेड लैंडस्केप कहलाता है। समझ आ रही है बात? इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो होते हैं वी शेप या यू शेप वैलीज भी पाए जाते हैं। बड़े बड़े रॉक के पत्थर भी होते हैं, स्क्री भी होती है। अब स्क्री किसको कहते हैं बेटा? अगर किसी पत्थर पर बर्फ जमे और वो पत्थर टूट जाए बर्फ के प्रेशर की वजह से, तो टूटा हुआ पत्थर अलोंग विद द बर्फ, अलोंग विद द आइस, दैट इज नोन एज स्क्री। इसको क्या कहते हैं आप? स्क्री। दीज आर सम ग्लेशियल फीचर्स, कि जहां पर बर्फ जमती है वहां पे ये ग्लेशियल फीचर्स बनते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर लर्नर्स? तो ये है वो ग्लेशियल फीचर्स जो यहाँ पर बनते हैं। ओके, दोबारा से रिपीट करते हैं क्या क्या है। आपके पास बनता है बेयर रॉक, स्क्री, वी शेप वैलीज, यू शेप वैलीज एंड स्नो फील्ड। ठीक है जी?
आगे चल लेते हैं। वी शेप वैलीज, फॉर्मेशन ऑफ यू शेप वैलीज, डीपली डायसेक्टेड लैंडस्केप। समझ आ रही है बात बच्चों? तो ये है आपके पास कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्लेशियर्स। सवाल आ सकते हैं ग्लेशियर क्या है, नेम सम ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, एब्रेशन और प्लकिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, और एब्लेशन के कॉजेस बहुत आए हैं कि बर्फ मेल्ट क्यों करती है। अगर आपको याद हो आपके पहले एग्जाम में, सेशनल एग्जाम्स में ये सवाल आया था कि मेल्टिंग ऑफ आइस के रीजंस बताएं। तो कुछ बच्चों ने क्लाइमेट चेंज लिखा था, कुछ बच्चों ने चेंज ऑफ सीजन लिखा था, कुछ बच्चों ने इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिखा था। तो ये सारे आपके रिस्पॉन्सेस करेक्ट थे। समझ आ रही है बच्चों? तो आपके पास ग्लेशियर से टॉपिक इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो हो सकते हैं बर्फ की कोई पिक्चर दे दे और पूछे डिस्क्राइब इट्स ग्लेशियल फीचर्स। वो आपसे एब्रेशन और प्लकिंग का पूछ सकते हैं। Are you getting it? So these are some of the questions which can be asked from you related to this topic. Please tell me, is there any problem with this topic? No. समझ आई? अगेन रिपीट कर रही हूँ, वी हैव टू मूव टॉपिक वाइज इन ज्योग्राफी बेटा। टॉपिक वाइज आप अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अर्थक्वेक के रिस्पॉन्सेस का टॉपिक है, ठीक है? कि जहीं पे कभी भी बेटे जहाँ अर्थक्वेक का, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी भी जगह पर अर्थक्वेक आता है तो उसके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है बेटे कि नोट्स में जो पॉइंट्स है ना वो थोड़े डिफिकल्ट है। तो इसका इंटरनेशनल रिस्पॉन्स हो गया या नेशनल रिस्पॉन्स हो गया, इसके रिस्पॉन्सेस को ना मैं थोड़ा आपको इजी करके दिखा पढ़ाऊंगी, ठीक है? देखो, जब भी कभी जलजला आता है तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? जैसे कि इंटरनेशनल तौर पर तमाम जो कम्युनिटी होती है वो कोशिश करते हैं कि उस नेशन की मदद करें जहां पर जलजला आया है, राइट? अब पाकिस्तान में रिसेंट जलजला 2008 में आया था, जो सॉरी 2005 में आया था 8 अक्टूबर को, जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो लोगों ने पाकिस्तान की कैसे मदद की इसको जरा देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को आज देख लेते हैं, ठीक है? फिर नेशनल रिस्पॉन्सेस को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को देखते हैं, ऑलराइट? लेट्स टॉक अबाउट इट। यस शाफे, प्लीज रीड द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। The international response to the 2005 Kashmir earthquake was widespread and immediate, as many countries, international organizations, and non-governmental organizations offered an abundance of relief aid to the affected regions. Particularly, Pakistan, which was hit the hardest due to the earthquake's epicenter being around Muzaffarabad, the capital city of Pakistani administered at Azad Jammu. The aid given was in the form of monetary donations and pledges, as well as relief supplies, including food, various medical supplies, tents, and blankets. Rescue and relief workers, as well as peacekeeping troops, were sent from different parts of the world to the region, bringing along rescue equipment, including helicopters and rescue dogs. The earthquake displaced some 3.3 million people while killing around 80,000 to 100,000. ओके, देखो जब होता क्या है कि यूएनओ की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो सिर्फ जंग के वक्त नहीं आती, बल्कि वो ऐसे नेचुरल डिजास्टर के वक्त भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिप्राइव नेशन की मदद करने के लिए पहुंचे। तो जब 2005 में पाकिस्तान में जलजिला आया तो हमें इंटरनेशनली लोगों से डोनेशंस मिली, हमें लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मोरली भी किया, फाइनेंशियली भी किया। पीस कीपिंग फोर्सेस भी आई, खाना भी आया, ब्लैंकेट्स भी आया, टेंट्स भी आए, कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। जाहिर सी बात है बेटा, लोग घरों में रहते हैं ना, अब जब घर ही टूट जाएंगे तो लोग तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत से भी ज्यादा, राइट? ओके, यूएन यूज ऑफ क्लस्टर्स। यूएन ने भी बेटे क्लस्टर्स का इस्तेमाल किया। This was the first time the UN used a clusters approach. There were 5 clusters formed: shelter, water sanitation, food, health, and education. Islamabad, they thought this was positive and they used this approach to build an overall situation picture. यानी कि आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे मुश्किल के हालात में क्लस्टर अप्रोच को अपनाया। क्लस्टर अप्रोच का मतलब था कि उनका फोकस था 5 चीजों के ऊपर। क्लस्टर किसको कहते हैं? व्हेन ग्रुप ऑफ थिंग्स आर टुगेदर। शेल्टर, लोगों को हिफाजत कैसे दी जाएगी, पानी, लोग सैनिटेशन, सफाई का कैसे ख्याल रखा जाएगा,
लोगों को खाना कैसे दिया जाएगा, लोगों की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाएगा, और वहां पे लोगों की एजुकेशन कैसे दी जाएगी। तो इस्लामाबाद में उनको लगा कि ये पॉजिटिव अप्रोच है, और इन हालात के अंदर इन 5 एरियाज पे काम करके वो पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। इन माहसेरा इट वाज मिक्स, एंड दे यूज्ड the cluster for information sharing only. However, the use of these clusters allowed for more efficient coordination between all the relief groups. देखो ऐसे वक्त में जब कोई जलजिला वगैरह आता है तो हर मुल्क के अंदर रिलीफ ग्रुप्स बनते हैं। तो यूएन ने क्लस्टर ग्रुप भी बनाया था जिसका फोकस उन 5 चीजों पे था। तो वो रिलीफ ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे ताकि पाकिस्तान में जितने भी जलजले से अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद की जा सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस प्लीज आगे रीड करो बेटे। एन 8 मेंबर यूएन रिलीफ An 8-member UN relief team arrived in Pakistan in aid to aid in search and rescue operations, coordinate, coordinate relief efforts, and assess the impact of the quake. Agencies involved included the United Nations Children's Fund, United Nations World Food Program, United Nations Population Fund, and international non-governmental organizations for supplies such as blankets, clothes, tents, food for infants, and medicine were sent to the disaster regions. The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs released $100,000 or 5 million rupees of emergency fund for immediate relief aid. हम इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं राइट। आपका जो एलओ है लेसन ऑब्जेक्टिव है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान में जलजिला आया था तो इंटरनेशनल ग्रुप्स ने कैसे कैसे मदद की थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की मदद उन लोगों ने ऐसे की, क्योंकि बेटे देखो हर जगह के डायनामिक्स अलग होते हैं। जैसे बंगाल है वहां पे साइक्लोन्स आते हैं ज्यादा, पाकिस्तान में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। साइक्लोन्स कम आते हैं, अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली यूएनओ अकेला नहीं था, यूएनओ के साथ और बहुत सारी एजेंसीज थी उसकी, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत इफेक्टिवली काम किया था। ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, आपके और इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दे ऑल वर्क टुगेदर यूनानिमसली टू हेल्प पाकिस्तान। ठीक है। अब जब हम इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करते हैं तो हम यूएनओ के क्लस्टर अप्रोच के अलावा, यूएन की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हम अमेरिकन कंट्रीब्यूशन में भी फोकस करते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अमेरिका के अलाए हैं। तो क्या अमेरिका ने हमारी मदद की, और अगर की तो कैसे की? लेट्स टॉक अबाउट इट। यस शाफे प्लीज रीड अमेरिकन कंट्रीब्यूशन। The United States responded immediately, generously, and to Pakistan's call for assistance following the tragic and devastating earthquake of October 8. Our response has been consistent with our humanitarian values and our deep commitment to Pakistan. The U.S. has pledged a total of $510 million in relief and reconstruction efforts to assist in the people of Pakistan and to support Pakistani government relief efforts. This includes $300 million in humanitarian relief and reconstruction assistance, $110 million in support for relief operations, and at least $100 million anticipated from U.S. private contributions. The U.S. has encouraged the international community to respond generously to Pakistan. At the November 19th Donors Conference in Pakistan, 75 countries and international organizations confirmed $6.2 billion in new and previous pledges for relief and reconstruction. The onset of winter will increase the hardships faced by many quake survivors, helping the government of Pakistan to ensure that earthquake victims are adequately sheltered during the winter months remains the United States' highest priority. राइट, क्योंकि ऑब्वियसली बेटी जब अर्थक्वेक आया था तो सर्दी का जमाना था, तो वेदर चैलेंजेस ही बहुत ज्यादा थे। तो यूएनओ ने खुद भी बहुत ज्यादा पैसे जो है वो डोनेट किए। डोनर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में रखी। 75 कंट्रीज ने पाकिस्तान से वादा किया कि वो 6.2 बिलियन रुपीस देंगे। राइट, 300 मिलियन रुपीस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ अमेरिका ने दी। 510 मिलियन डॉलर्स जो है अर्थक्वेक रिलीफ दी। रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स पाकिस्तान की में मदद की कि वो तमाम अफेक्टेड एरियाज को दोबारा से बिल्डअप किया जा सके। समझ आ रही है बात? तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास अमेरिका की कंट्रीब्यूशन आ जाती है, यूएनओ की कंट्रीब्यूशन आ जाती है। इसके अलावा कुछ यूनिक यूएस रिसोर्सेज भी थी जो और भी उन्होंने जो उनकी मदद की।
जैसे over 1,000 अमेरिकन पर्सनल्स आर इन पाकिस्तान टू असिस्ट द रिलीफ एफर्ट्स। तकरीबन 1,000 के करीब उनके अपने लोग थे अमेरिका के, जो रिलीफ एफर्ट्स को मॉनिटर कर रहे थे। The US military will support the relief effort at the invitation of the government of Pakistan until the operation can be effectively transitioned to the host nation. US civilian disaster response managers, the United Nations, the NGOs, and other international support organizations. Some resources have already been redeployed as needs were being met through other means. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हम भरपूर हमारा साथ दिया। हमारी उनकी अपने अपने लोग भी वहां से आए, उनकी इंटरनल एजेंसीज भी आई, एनजीओज भी आई, उन्हें पाकिस्तान की भरपूर मदद की। कि बेटे जलजला कोई हल्का जलजला नहीं था, बहुत ज्यादा खतरनाक जलजला आया था। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स have flown over 3,300 sorties, delivering over 10 million pounds of relief supplies to the disaster area and transporting about 15,000 people, including 4,000 needing medical attention. Over 250 military and civilian cargo air lift flights have delivered more than 7,000 tons of medical supplies, food, shelter material, blankets, rescue equipment to Pakistan. तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स भी आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाया, लोगों को ब्लैंकेट्स देना, लोगों को खाना देना, फूड शेल्टर देना, ये सब कुछ भी उन्होंने किया। अब इनमें से आप 4 चीजें भी याद रख लो कि आई गेस मोर देन इनफ। समझ आ गई कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जब पाकिस्तान में जलजला आया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर। कल ही एक शाफी मुझे सवाल दिखा रहा था कि मैम ये सवाल है, तो वो सवाल जो था आई गेस 8 मार्क का था या 6 मार्क का था, रिलेटेड टू द अर्थक्वेक्स। ठीक है, लेकिन आई गेस वो 2019 से पहले का सवाल है, ऐसा ही है शाफे? मैम वो फ्लड का था। हाँ, कुछ नेचुरल डिजास्टर से ही रिलेटेड था। नहीं, ओके, ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्स क्या थी फ्लड को मिटिगेट। हाँ, तो पाकिस्तान की जब हम आते हैं ना, बात करते हैं, तो बेटे अभी तो हम अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम फ्लड के लिए अलग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, देखो जब भी कोई आपके पास क्या आता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो सबसे पहले आपकी रेस्क्यू टीम्स होनी चाहिए, आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक लोगों का पता हो। भाई आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल बेटी जैसे अभी वॉर अल्लाह ना करे होने के चांसेस थे पाकिस्तान में, तो ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई थी। ड्रिलिंग का मतलब ये कि लोगों ये डिसाइड किया जा रहा था कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा आफत आती है, बच्चों की लाइफ को कैसे सिक्योर किया जाएगा, कौन से एरिया से उनको इवैक्यूएट करवाएंगे, कौन सी जगह पे उनको महफूज रखेंगे। यानी लोगों ने अपने आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो ये कहलाता है बेटा आपके पास थिंक बिफोर हैंड, यानी आप होने से पहले इस चीज का सोच रहे हो। तो बेसिकली बेटे हमें पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, तो हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो अगर कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो नेशनल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, अब इसको जरा देख लेते हैं। नेशनल मतलब विद इन पाकिस्तान हम किन इदारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे वो लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, यस शाफे, प्लीज रीड द नेशनल रिस्पॉन्स। Pakistan government reacted quickly and rushed to provide relief and restore basic services. Within a few days of the earthquake, the Pakistan president established a relief fund to mobilize resources for relief efforts, and B, an earthquake reconstruction and rehabilitation authority. तो सबसे पहले देखो, Pakistan सबसे पहला काम, थैंक यू शाफी, मुझे एक बेटा समझाने दो कि जब भी बेटे कहीं अर्थक्वेक आता है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की होती है या प्राइम मिनिस्टर की होती है कि सबसे पहले तो वो रिलीफ फंड बनाए ताकि जल्द से जल्द अफेक्टेड लोगों को रिसोर्सेज पहुंच सके। दूसरा वो क्या बनाए, अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनाए। क्योंकि देखो होता क्या है, खुद तो जाके प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा ना, प्रेसिडेंट अपने अंडर टीम्स बनाएगा, और वो टीम्स और टीम्स बनाएंगी, और वो टीम्स और टीम्स बनाएंगी, और वो तमाम लोग फिर कोलैबोरेशन में काम करेंगे ताकि अफेक्टेड एरिया के उधर जल्द से